उनके बगल के उसमें लिए हैं जो कि छुप जाएंगे इवन कपड़ों में या ऐसे भी, और दो छोटे छोटे हम लोग ने जस्ट ब्रेस्ट के एरियोला रीजन रहता है वहां लिए, वो भी क्योंकि एरियल रीजन कोई भी मेल या फीमेल में डार्क ही होता है, वो भी इंसिजन उसमें छुप जाते हैं। फिर हम लोग ने एक इंसिजन से उसका जो ऐसा पॉकेट बनाया है अंदर ही अंदर हम लोग उसको डिसेक्ट किए, जिसके वजह से हम लोग को अंदर से अंदर ही थायराइड ग्लैंड ऑलरेडी वी सॉ दैट, और उसके बाद वी डॉक द रोबोट। तो रोबोटिक डॉकिंग हम लोग ने की, उसको कोई भी सर्जरी में डॉकिंग करनी पड़ती है, उसको मतलब हम लोग को रोबोट के जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उनको पहले फिट करना पड़ता है, उसके बाद कंसोल में जाके सर्जन ऑपरेट करते हैं, जो कि किया है। और उसके बाद हम लोग ने वही ग्लैंड को, वन ऑफ द इंसिजन्स जो है एक्सिला थे उसके थ्रू हम लोग ने वो ग्लैंड पूरा निकाल दिया, एंड वी वेंट फॉर अगेन फॉर अ फाइनल रिपोर्ट, एंड द पेशेंट टॉलरेटेड द सर्जरी वेरी वेल, देयर वाज हार्डली एनी ब्लड लॉस, मिनिमल, हार्डली 5 to 6 cm. Any restrictions after the surgery? Yes, so see, even if we have safeguarded, जैसे मैंने बोला, the most important part of a thyroid surgery is to safeguard a recurrent laryngeal nerve. ये जो नस जो हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड, वोकल हमारा वॉइस बॉक्स रहता है, उसके साइड में ही हम लोग की जो नस रहती है रिकरेंट लैरिंजियल कहते हैं, जो कि दे आर वेरी नियर टू द ग्लैंड, देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल आइदर इन ओपन एनी लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी टू सेफगार्ड दैट नर्व। We tell the patients before only, we take their consent कि अगर कुछ, क्योंकि ग्लैंड निकालना जरूरी है, तो ग्लैंड अगर निकाल दिया और वो नर्व को कभी कभी इवन इफ यू टच द नर्व द पेशेंट कैन हैव चेंज इन वॉइस, इवन इफ यू टच इट, नॉट इवन, और बाय मिस्टेक इफ द नर्व इन्वॉल्व है वो ग्लैंड में, मतलब उसके सराउंडिंग में ग्लैंड ने पूरा उसको पकड़ लिया और ग्रोथ मैलिग्नेंट है और हम लोग नर्व नहीं बचा पाए, तो वो भी हमको देखना पड़ता है, क्योंकि वी हैव टू वे द रिस्क वर्सेस बेनिफिट, मतलब वो ग्लैंड कैंसरस है, वो निकालना है, भले वॉइस थोड़ी चेंज हो जाए लेकिन पेशेंट का कैंसर निकालना जरूरी है। तो वो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है नर्व निकालना, नर्व बचाना। तो अभी जैसे ये केस में भी वी सेव द नर्व, बट स्टिल इवन इफ वी टच द नर्व देयर कैन बी अ चेंज इन वॉइस, or there can be a swelling, over the nerve, and there can be a change in voice. So these things we have to see in the post-operative period, as you well asked. Post-operative period and swallowing. क्या होता है? Food pipe is also very near to the gland. Any swelling over the area post-surgery, the patient can have difficulty in swallowing, difficulty in speaking. So these two things, because if the patient has that, then her basic activities like swallowing or speaking will get hampered. तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट का वॉइस तो चेंज नहीं हुआ है, पेशेंट को खाने या निगलने में कोई तकलीफ तो नहीं है, और अगर है तो क्यों है, तो फिर वी टेक नेसेसरी एक्शंस। देन अकॉर्डिंगली अगर हम लोग को थोड़ा भी लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पोस्ट सर्जरी भी ड्यूरिंग द एनेस्थेटिस जब ट्यूब निकालते हैं, एक ट्यूब डाला जाता है मुंह के अंदर जिसमें हम लोग वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखते हैं, पूरा एनेस्थेटाइज करते हैं। जब वो ट्यूब बाहर निकलता है, when we put out of the anesthesia of the patient, वो ट्यूब्स दोनों वोकल कॉर्ड्स मूव कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग फिजिकली वो भी हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, जो कि हमने हर केस में करते हैं, इवन फॉर ओपन सर्जरी ये केस में भी किया, जो कि दे वर बोथ मूविंग, सो वी आर श्योर, बट बिकॉज ऑफ सम स्वेलिंग इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू टॉक, देन वी गिव स्पीच थेरेपी टू द पेशेंट, और उसके बाद पेशेंट गेट्स बेटर। सो दीज टू थिंग्स वी ऑब्जर्व, बेसिकली वॉइस, डिफिकल्टी इन swallowing, that is what is. How many hours are required in traditional? Through the open technique nowadays, the bestest of surgeon maybe half an hour to 40 minutes. But if there is a frozen section, we have to wait for 10-15 minutes. That is another thing. In robotic technique, we took around 2.5 hours. So if you can say 45 minutes are for the docking of the robot. So if you exclude that, then almost 1 hour, almost like the open technique. We have not spent a lot of hours. Apart from minimal invasiveness, Yes. what is the other benefit in this robotic surgery compared to the open? Very good. So there are three more very important benefits. First important benefit, the magnification. So in robotic surgery, for any surgery, for abdominal, thyroid, everything, it is 12 times magnification. If you see any note, of the magnification, what we have Gandhiji's picture, and if you see the small thing, if you see in a robot, that is 12 times magnified. So such is the magnification of our robot. Second good is we see it in a 3D vision, like how we don't have a 2D vision. When a surgeon sees and operates, it's in 3D, the live thing what he's seeing in 3D. That is one thing. Third is the movements of the robotic instruments are very minuscule on a patient's body as compared to the laparoscopic instruments. So the laparoscopic movements, if I can just show you physically, are in these degrees. The movements of the robotic in our body are very precise and very minuscule.
So the advantage of this is that the patient gets hardly any pain, because the movements of the laparoscopic instrument they cause little bit muscle trauma where they are inserted and when they are moving. That is little bit trauma. But the robotic instrument movements are so minuscule, hardly any trauma to the tissues, and the patient is walking, talking. In fact, for example, this is a robotic thyroid. We have almost done more than more than 200 in this hospital. But for Gandhi sir, we have done more than 75 and hernia surgery especially. So the patient walks within 6 hours of the surgery. I mean, I'm just telling you, post surgery in the morning of the surgery, make the patient walk in the evening, and the patient just for the insurance we keep the patient. Otherwise, we can discharge also the same day. It's so good. So the pain factor is almost negligible. If you rate from pain score from 0 to 10, the pain score of the robotic surgeries is almost 0. Almost 0. Yes, so these are the 3 basic and major advantages why patients should go for a robotic surgery. So I'll just add on 1 or 2 which Dr. Alpana has very well covered. If you see the surgeon is sitting and operating, he's not standing. So he's comfortably sitting on a chair, not at the patient bedside, but at the console and operating. And being a robo, he's just using it on the console, but the robotic hands move with precision. So we are normal human beings, we can have tremors, we can have small movements. Instead of a 1 millimeter incision, we can do a 2 millimeter incision. In a patient, it will not be noticed at all. But with a robo, it's 1 millimeter is 1 millimeter. To that extent, it's precision. So the advantages are both for surgeon, because he is ergonomically very well balanced, sitting comfortably, doing his surgery. For the patient, cosmetic reasons, minimal scar, less tissue, collateral tissue damage of other organs, and pain and blood loss. Very, very minimal blood loss, and completely free of pain because of that collateral tissue damage which is avoided. So it's very rightly said. Why? Because मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे है, बायोप्सी हमारे यहाँ अवेलेबल है या बाहर से कराते हैं हमारे हॉस्पिटल में? क्या बात करते हैं? बायोप्सी इधर अवेलेबल है फुल्ली फ्रोजन सेक्शन भी ओटी में होता है. तो जो मैडम ने बताया आपको अभी, फ्रोजन सेक्शन ओटी के बीच में होता है टू सी टू इट कि मैलिग्नेंसी नहीं है. सो दैट टाइम लिमिट जो उन्होंने मैडम ने अभी बताया 45 मिनट्स का जाता है बीच में, जस्ट टू वेट फॉर दैट रिपोर्ट. दे वेट ऑन द ओटी just to get a benign report and then proceed with the surgery in this particular case. Complete the surgery. नहीं तो बंद हो जाएगा, then you get a malignant report, it's bad. तो ओटी में ही रिपोर्ट मिलता है, उसी वक्त आगे बढ़ के खत्म कर देते हैं. Because काफी हॉस्पिटल बाहर से कराते हैं. नहीं, ये हॉस्पिटल के अंदर ही होता We have indoor. We have. So, Dr. Gandhi was held up in an emergency. Just come. Please. I'm so sorry, I got a little delayed. It was a genuine problem which I had to attend. I'm so sorry for that. Yes. So, just introducing Dr. Jignesh Gandhi. Dr. Gandhi has done this pioneering technique of rabbit approach for thyroidectomy, and as informed to you by Dr. Alpana, Dr. Sneha, this surgery is Mumbai's first or Western India's first thyroidectomy using the rabbit approach. And Dr. Gandhi has pioneered this technique here, as well as been responsible for a huge number of robotic assisted or robotic surgeries here which he has done in this hospital. And this is a surgery on the neck with you see the patient is there in front, scarless surgery and painless surgery, and she's spoke to you just now, so obviously the speech is preserved, and obviously she's all back to her normal duties. Dr. Gandhi, if you could just brief about. So, सबसे पहले तो नमस्कार and thank you very much. My delay because of some important work. Robotic procedure Arch has become one of the hallmark, and why it has become good and for the patient's benefit is सबसे पहले तो ये सर्जरी होती है मिनिमल एक्सेस, मतलब बहुत ही छोटे कट से ये सर्जरी होती है. इसका बेनिफिट ये होता है कि पेशेंट का पेन फैक्टर काफी कम हो जाता है. दैट इज नंबर 1. सेकेंड इज कि जो मशीन में हम लोग ये ऑपरेशन देख के करते हैं, जो डा विंची रोबोट एक्सआई, उसमें हमको 10 से 12 गुना ज्यादा बड़ा दिखता है बाइनोकुलर विजन, 3 डायमेंशनल विजन. सो इमेजिन कि आप कोई ऑपरेशन कोई चीज पे कर रहे हो और ये भी 12 गुना बड़ा दिख रही है आपको, और वो भी 3D में दिख रही है, तो आपका प्रिसीजन कितना बढ़ जाएगा, और वो प्रिसीजन पेशेंट को ज्यादा सेफ्टी देता है. थर्ड इज
जो रोबोटिक की मूवमेंट्स है वो बहुत फाइन होती है। नॉर्मली आपने देखा रहेगा कि जब भी सर्जरी होती है तो सर्जन्स के हाथ के मूवमेंट्स के हिसाब से हम लोग टिश्यूज को हैंडल करते हैं। रोबोट में क्या होता है कि वो फिल्टर कर लेता है, तो अगर कोई सर्जरी की मूवमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे सही जगह पे नहीं जा रही है तो रोबोट उसको करेक्ट करता है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दैट इज देयर इन दिस मशीन। तो क्या होता है कि सर्जन रिलेटेड कोई अगर डैमेज पेशेंट को होने वाला है तो वो रोबोट प्रिवेंट करता है, और इसके वजह से पेशेंट का पेन फैक्टर बहुत कम हो जाता है। अब जब भी पेशेंट का पेन फैक्टर कम होता है उसका मतलब है कि पेशेंट खाना पीना शुरू जल्दी कर देगा। जैसे हमारे पेशेंट में नेक्स्ट डे को वो मूव कर रही थी, उसी दिन शाम से हमने उनको लिक्विड डाइट और सब कुछ शुरू कर दिया था, क्योंकि नॉर्मल थायराइड की सर्जरी में बहुत बड़ा कट करना पड़ता है जिसमें काफी सारे मसल्स कट करने पड़ते हैं। तो कॉस्मेटिक पार्ट अलग है, बट इसमें एस्थेटिक पार्ट मतलब पेशेंट की जो डिब्यूटेशन मतलब जो मूवमेंट्स है स्वॉलिंग की वो उसी दिन ऑपरेशन के बाद तुरंत शुरू हो गई। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत छोटी सी नस रहती है जिसको हम लोग रिकरेंट लैरिंजियल नर्व बोलते हैं। वो नॉर्मल ऑपरेशन में हमको बहुत बारीकी से उसको देखना पड़ता है क्योंकि अपने बाल के तार के बराबर रहती है, बट रोबोटिक में वही चीज अभी मुझे 10 गुना बड़ी दिख रही है, तो आप सोचो कि सेफ्टी मार्जिन कितनी बढ़ जाएगी। उससे पेशेंट की वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है और पेशेंट इमीडिएटली नॉर्मल वॉइस में आ जाता है। तो पेन फैक्टर कम होने से हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है। और अपने देश में अगर हम देखेंगे हेल्थ इकोनॉमिक्स, सो वी वांट पीपल टू गो बैक फास्टर टू वर्क। जितना जल्दी पेशेंट काम पे जाएगा, अपने एक्टिविटीज में जाएगा, तो मैन आवर जो बोलते हैं कि जो श्रम हम दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो जितना कम होते जाएगा उतना हम देश को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि वो हेल्थ इकोनॉमिक्स पे इंपैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब चीज ओवरऑल सर्जरी के लिए तो बेनिफिट है क्योंकि वो सेफ हो जाती है, बट पेशेंट आउटकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सबको अपने काम पे जल्दी जाना है। एक हाउस और होम मेकर को भी अपने बच्चे लोग का इमीडिएटली काम सब करना है। नाउ कमिंग टू दिस प्रोसीजर व्हिच इज नोन एज अ रैपिड प्रोसीजर। तो वेस्टर्न इंडिया में बॉम्बे में वी आर द फर्स्ट वन टू डू बाय दिस रैपिड टेक्निक। कुछ कैंसर के ऑपरेशंस रोबोट से हुए हैं बॉम्बे में, कुछ अलग टेक्निक से हुए हैं। मैंने खुद शुरुआत की थी दूरबीन से ये ऑपरेशन करने की, जिसको हम लोग ट्रांसएक्सिलरी अप्रोच बोलते थे, जो लैप्रोस्कोपी से होता था। बट ये रैपिड अप्रोच जो है, जिसका फुल फॉर्म है रोबोटिक असिस्टेड ब्रेस्ट एक्सिलो इंसफलेशन, उसका मतलब है कि चेस्ट में से और एक्सिला में से हम जाके छोटे छोटे ओपनिंग से नेक में जाते हैं और वहां पे हम लोग रोबोट को डॉक करके उसके इंस्ट्रूमेंट से ही सर्जरी करते हैं। तो ये सर्जरी इस पर्टिकुलर इंडिकेशन के लिए जो हमने की थी, दैट इज द फर्स्ट वन इन बॉम्बे। और बेनिफिट आप ऑलरेडी देख रहे हो कि पेशेंट को कितना बड़ा बेनिफिट है। नाउ कमिंग टू द कॉस्मेटिक पार्ट, यही बीमारी आजकल यंग पेज में भी होता है। हमारे यहाँ पे सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बैठे हैं जो मेरे से एग्री करेंगे कि हमने यंग वुमेन्स 20, 25, 30, 35 साल की वुमेन्स को भी देखा है ये स्वेलिंग लेते हुए। अभी समझो वो एज ग्रुप में है जहाँ पे उसको मैरिज करना है या कुछ करना है, तो वहां पे अगर स्कार रहेगा, इवन फॉर दैट मैटर, आज मुझे लगता है कि हर नारी ये चाहेगी कि वो खूबसूरत दिखे और उसको स्कार ना दिखे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। तो एज ऑफ 50, 60, 70 में भी अगर मैं बड़ा स्कार लगता हूं तो फर्स्ट चीज क्या होती है कि सोशल सिग्मा। आप कहीं पे भी जाएंगे तो सबसे पहले लोग पूछेंगे अरे ये क्या है, क्या क्या हो गया। तो एक बीमारी का एक स्वरूप बन जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि माता जी को बिल्कुल ही स्कार नहीं है और पूरी की पूरी सर्जरी मतलब बीमारी से मुक्त हो गई है। तो ये जो बेनिफिट है, कॉस्मेटिक बेनिफिट, ये मुझे लगता है कि पेशेंट का मनोबल और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हर मेल या फीमेल ये चाहेगा कि मुझे कोई ये ना पूछे कि मुझे कहाँ पे सर्जरी हुई है क्या, वो थायराइड की सर्जरी हो या कुछ गांठ की सर्जरी हो, कुछ भी सर्जरी हो। आज आपके शरीर पे कहीं पे भी एक चीरा लगा है तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बट अगर वो चीरे को हम हाइड करके उसी तरह का रिजल्ट अगर दे पाए तो पेशेंट कितना खुश हो जाएगा। और यही हम चाहते हैं। और हम बहुत लकी है कि हमारे सीईओ सर ने करीबन 1 साल पहले ये डिसाइड किया कि नहीं, हम ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, और दूसरा रोबोटिक में भी सबसे बेस्ट मशीन जो डा विंची एक्सरसाइज सिस्टम है, ये बॉम्बे में या इंडिया में भी बहुत सारे कम जगहों पे है जहाँ पे ये एक्सरसाइज सिस्टम है।
हमारे सर ने हमको कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम सबसे बेस्ट आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि मुझे पेशेंट को सबसे बेस्ट रिजल्ट देना है, और जब बेस्ट रिजल्ट देना है तो बेस्ट सिस्टम का लाना जरूरी है। जहां तक पेशेंट्स का रिकवरी की बात है, मैंने बताया कि शॉर्ट स्टे होता है और पेशेंट जल्दी काम पे लग जाता है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। आज हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, उसके पीछे भी इन्वेस्टमेंट था, बट जो खुशी हमको मिली है कि हम वहां पे पहुंचे और हमने वो करके दिखाया जो और देश नहीं कर पा रहा है, उसी तरीके से आज मुझे लगता है कि भारत के सर्जन्स को वर्ल्ड मैप पे रोबोटिक सर्जरी में भी हमको सक्षम बनना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अमेरिका वगैरह में करीबन 2 डिकेड से हो रही है, 20 सालों से भी ज्यादा। हमारे यहाँ पे करीबन हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जब हमारे पास ऐसे लीडर्स हैं जो सर्जन्स को सपोर्ट करेंगे, अगले मुझे लगता है 2 या 5 साल में वी विल बिकम द वर्ल्ड लीडर्स इन दिस टेक्नोलॉजी। और तब हम प्राइड लेंगे कि भले टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, कॉस्ट आ रहा है, बट हम अव्वल नंबर पे आ गए हैं। और कोई भी टेक्नोलॉजी जैसे टाइम जाता है उसका कॉस्ट कम होते जाएगा, तो ऐसे नहीं है कि ये कॉस्टली रहेगा। तो मैं ये लोगों से अपील करूंगा कि जो ये वीडियो या बाद में देखेंगे, कॉस्ट की वजह से आप आपके शरीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, और आपको जल्दी काम पे जाना है, और कॉस्मेटिकली आपको ये किसी को भी जानने नहीं देना है कि मेरी सर्जरी हुई है। तो ये सब बेनिफिट हम तब कर पाएंगे जब हम रोबोटिक प्रोसीजर कर पाएंगे। तो आज करीबन मोर देन 50% प्रोसीजर्स जो हम लोग कर रहे थे वो हम लोग अभी रोबोटिक से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर चीज का जुगाड़ है कि हर चीज रोबोट से होगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसे भी कुछ केसेस हैं जहां पे हम रोबोटिक असिस्टेंट मतलब रोबोट की मदद लेके मेजर काम कर लेते हैं और फिर बाकी का ऑपरेशन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हमको हेल्प करता है। दूसरा, ये बहुत एक गलत फहमी लोगों में रहती है, जब हमारे पास आते हैं तभी बोलते हैं कि सर आप ऑपरेट करेंगे कि रोबोट ऑपरेट करेगा। तो इसका आंसर ये है कि सर्जरी डॉक्टर ही करता है, रोबोट एक जरिया है, एक टूल है कि जिससे हम लोग ये सर्जरी सक्षम से और अच्छे से कर पाए। तो ऑपरेशन सर्जन ही करता है, ऑपरेशन थिएटर में सर्जन वहीं पे रहता है जहां पे रोबोट रहता है। हाँ, ऐसे कुछ अभी टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के अमेरिका का पेशेंट भी ऑपरेट कर पाऊंगा, और फ्यूचर वो होगा, क्योंकि मैं 5 ऑपरेशन जगह पे नहीं जा पाऊंगा। तो ये फ्यूचर है कि टेक्नोलॉजी से हम वो कर पाएंगे। बट अभी के लिए पेशेंट मेरे बाजू में रहता है, सेफ्टी इज एट द अटमोस्ट केयर। हम लोग सेफ्टी के बारे में कभी भी कोई भी ऑपरेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और रोबोटिक में भी उतनी ही सेफ्टी है जितनी दूसरे ऑपरेशंस में है। तो ये गलत फहमी भी कभी कभी हमको कोई चीज पे हम लोग डालते हैं सर्च इंजन में, तो आ जाता है कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, चीरने वाला ऑपरेशन ही अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। ये काफी सेफ है और पेशेंट के लिए काफी बेनिफिशियल है। और अगर कोई क्वेश्चन रहेंगे तो यस तुला कोल्हापूरला काय घेऊन ना झाले तुमच्या कंपनीतर्फे बघूया काय मिळत असेल व्यवस्थित तिथं करत असेल तर सगळं व्यवस्थित होती म्हणून आहे। किती दिवसात डिस्चार्ज झाला? तिसऱ्या दिवशी 5 दिवसांनी ऑपरेशन केल्यावर 5 दिवसांना झाला निश्चित। कसं वाटतं? बरं वाटतंय, छान वाटतंय, आता मस्त सगळं खायला पण व्यवस्थित यायला लागला आता, आणि कानात थंडा घालतो ते पण बंद झाले सर। ऑपरेशन केल्यानंतर आवाजमध्ये वगैरे तुम्हाला काही बदल जाणवला? मावशी तुमचं नाव सांगा ना, नाव आणि कुठून आले ते सांगा। गोकुळा सर्जराव पाटील, राहणार कोल्हापुरात आहे आम्ही, खरं असं पन्हाळच्या पायथ्याला आहे, पन्हाळ तालुक्यामध्ये, आणि मोहरे गाव आणि वारणा नगर वारणेच्या लगतच आहे आम्ही। आणि दुधाचं जरा घरी करतो आम्ही काम, दुधाचं शेती करतो घराला। त्यातून ही मुलं इकडे आल्यानंतर काय आता सगळं स्टॉप उचलत आलं, कारण का होत पडण्यात आलंय ताकदीच्या पाण्यानं। तुम्हाला गाठ आलेली केव्हा कळलं आणि त्याला त्रास काय व्हायचा तुम्हाला? त्रास सूज येत होती सारी चेहऱ्यावर पूर्ण, आणि हे मोठं मोठं होऊ लागले, आणि रानात हे काम करायला लागले की त्रास व्हायचा, शेतातलं काम करायला लागले की त्रास होत। या इतर कोणती ट्रीटमेंट घेतलेली होती का? घेतली होती, कोल्हापूरला आम्ही घेतली होती, शिपियाला।
आणि इकडचं म्हणजे रेकमेंड कोणी केलं, कोणी सांगितलं तुम्हाला इकडे? सांगितलं म्हणजे कसं आमची मुलं आहेत नाही, मग मला नेऊन आणायचं घालवायचं लय अवघड घ्यायला लागलं. मग शेजारशी किती बोलवणार मी, मग म्हटलं पोरासनी तुमचं तुम्ही Sir, what makes this robotic assisted surgery more challenging? I'll ask the surgeons. So, ma'am, robotic assisted surgery, first see, as whatever for a normal patient, for the general anesthesia, we take all the pre-op precautions. Okay, only thing we have to be more careful about the other patient comorbid conditions. And another thing, we have to also see whether the patient is having any malignancy with the thyroid. So if at all, first we rule out by doing a FNAC, that is a biopsy. In case of malignancy for this patient also, for example, it was a benign thing on the biopsy, but still we had kept the frozen section ready. मैडम थोड़ा हिंदी में भी बताइए ना जनता